नमस्कार वंदे मातरम दोस्तों। आज के वीडियो में मैं आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं जो बेहद जरूरी है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखें ताकि कोई भी जानकारी आपसे छूट न जाए। जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं, सबसे पहले ये 4 अहम बातें हैं। दोस्तों, डीडीआर बढ़कर 75% हो गया है, लेकिन स्पर्श के जरिए अब तक डीए और डीडीआर के हिसाब से न तो पेंशन मिली है और न ही उसका एरियर प्राप्त हुआ है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सीपीपीसी ने तो भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी है। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि स्पर्श में देरी क्यों हो रही है। इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके अलावा ओआरपी के रिवीजन को लेकर भारत सरकार को एक लीगल नोटिस जारी किया गया है, जिसमें 400 से ज्यादा पेंशनर्स ने भाग लिया है। इस बारे में भी मैं आगे आपको जानकारी दूंगा। और हां, ओआरपी 3 में एक सिपाही को 8,512 रुपए का एरियर मिला है, जो केवल 3 महीने का था, लेकिन इससे ज्यादा एरियर उन्हें आगे मिलने की उम्मीद है। इसके बारे में मैं आपको बकायदा डॉक्यूमेंट दिखाकर समझाऊंगा। साथ ही साथ दोस्तों, बेसिक पे और आपके पीपीओ को हमेशा मिलाकर जरूर चेक करें, ताकि आप जान सकें कि आपकी सर्विस के दौरान जो बेसिक पे मिल रहा था वह सही है या नहीं। क्या आपने अपने पीपीओ में यह चेक किया है कि आपकी पेंशन सही बेसिक पे के आधार पर शुरू की गई है या नहीं? क्या गलत बेसिक पे का इस्तेमाल तो नहीं किया गया है? इसके बारे में आज के वीडियो में हम महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए इन विषयों पर आगे बढ़ते हैं। लेकिन इससे पहले मेरा आपसे एक छोटा सा अनुरोध है। अगर आप पहली बार इस चैनल का वीडियो देख रहे हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और आपको सही, भरोसेमंद और ऑथेंटिक जानकारियां मिलती रहेंगी। दोस्तों, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पैसे नहीं कटेंगे। बस आपको जो भी वीडियो अपलोड होंगे उनका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। साथ ही जो बेल आइकन है उसे भी दबाकर रखें, ताकि चैनल की कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट न जाए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले, क्या आपने कभी अपनी पे स्लीप और पीपीओ को मिलाकर चेक किया है? अगर नहीं, तो अब समय है आंखें खोलने वाली सच्चाई जानने का। जी हां दोस्तों, हमारा पेंशन हमारे पेमेंट के आधार पर ही तय होता है। जब शुरुआती रूप से हमारा पेंशन फिक्स किया जाता है, तो यह उस पेमेंट पर निर्भर करता है जो हमें मिल रहा होता है। इसलिए यह चेक करना बहुत जरूरी है कि आपको पहले कितना पे मिल रहा था और उसी पे को देखकर आपका पेंशन निर्धारित किया गया था या नहीं। हां, आप सही कह रहे हैं। यहां हम बेसिक पेंशन नहीं, बल्कि बेसिक पे की बात कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी का बेसिक पे 43,600 है, तो यह उनकी सर्विस पे के आधार पर निर्धारित होता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जिनको एमएसएसई एसएससी नायब सुधार ग्रांट मिलता है, उनका क्लास पे पेंशन कैलकुलेशन में नहीं जुड़ता है। अब जैसे कि आपने बताया, 43,600 उनका बेसिक पे है, और अगर हम अगस्त 2021 की पे स्लिप देखें तो वहां भी यही बेसिक पे दिखाई दे रहा है। यही जानकारी पेंशन की कैलकुलेशन में भी महत्वपूर्ण है। देखिए, यहां पर एक महत्वपूर्ण बात सामने आ रही है। जैसे आपने बताया, बाल किशन जी का बेसिक पे अगस्त 2021 में 43,600 था, लेकिन जब उनका पेंशन तय किया गया तो उनके पीपीओ में 41,100 को बेसिक पे के रूप में लिया गया। ये एक बड़ी असमानता है और ये बताता है कि उनके पेंशन की गणना में बेसिक पे सही तरीके से नहीं जोड़ा गया। इनका जो पे लेवल 6 है और एमएसएसईपी नायब सुधार ग्रांट भी मिला हुआ है, ये सही है, लेकिन पेंशन बनाने में 43,600 की बजाय 41,100 का बेसिक पे क्यों लिया गया, ये सवाल उठता है। ऐसे में यह बहुत जरूरी है कि आप अपनी पे स्लिप और पीपीओ को अच्छे से मिलाकर चेक करें, ताकि आपके पेंशन की गणना सही तरीके से की गई हो। आपने बिल्कुल सही कहा, अगर पेंशन की गणना गलत तरीके से की गई है तो पेंशनर्स को इससे बड़ा घाटा हो सकता है। जैसा कि आपने उदाहरण में बताया, इन पेंशनर्स का बेसिक पे 43,600 था,
लेकिन उनके पीपीओ में केवल 41,100 लिया गया, जिससे उनका पेंशन 23,150 बन गया, जबकि सही पेंशन 24,400 होना चाहिए था। यह एक स्पष्ट गलती है और ऐसे बहुत से मामलों में पेंशनर्स को सही पे के आधार पर पेंशन मिलने की आवश्यकता है। आपने जो सुझाव दिया है कि पेंशनर्स को जागरूक होने की जरूरत है और सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डालने की आवश्यकता है, वह बहुत महत्वपूर्ण है। अगर सीपी ग्राम्स से समाधान न मिले तो कोर्ट जाने का विकल्प भी खुला है। यह पेंशनर्स का हक है कि उन्हें उनके सही बेसिक पे के अनुसार पेंशन मिले और इसके लिए उन्हें उचित कदम उठाने की आवश्यकता है। चलिए अब हम बात करते हैं ORP 3 के पेंशन रिवीजन की, जिसमें एक सिपाही के बेसिक पेंशन में 6,336 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा उन्हें 3 महीने का एरियर 28,512 रुपये भी मिला है। हालांकि यह पूरी राशि नहीं है, क्योंकि उन्हें और भी एरियर मिलना चाहिए था और यह भुगतान अभी भी पूरा नहीं हुआ है। आगे हम डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से इसे और विस्तार से समझेंगे। इसलिए आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके साथ भी ऐसा ही मामला हो। बहुत सारे पेंशनर्स के पेंशन रिवीजन में देरी हो रही है और ORP 3 के तहत उनकी पेंशन में बढ़ोतरी की गई है, लेकिन पिछला एरियर और रिवीजन अभी तक पूरी तरह से नहीं मिला है। इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि सही पेंशन और एरियर का भुगतान समय पर किया जाए। अब जैसा कि आपने बताया, जुलाई 2024 से पेंशन बढ़ा दी गई है, लेकिन पिछला एरियर अभी तक नहीं मिला और यह बहुत जरूरी है कि पेंशनर्स को उनका पूरा एरियर मिले। अब हम पेंशन स्लिप की ओर बढ़ते हैं, जो आप देख पा रहे हैं सितंबर 2024 के महीने का है। यह पेंशन स्लिप एरियर भुगतान का है, जिसमें सिपाही अजीत राम, जो नायक रैंक के पेंशनर हैं, को 28,512 रुपये का एरियर मिला। हालांकि उन्हें इससे ज्यादा एरियर मिलना चाहिए था। अजीत राम जी की कुल सेवा 20 साल की थी और इस अवधि में उनके पेंशन की गणना सही ढंग से नहीं की गई। आगे हम कैलकुलेशन शीट के माध्यम से इसे और स्पष्ट रूप से देखेंगे। इस डॉक्यूमेंट और कैलकुलेशन को देखकर हम समझ सकते हैं कि उन्हें और कितना एरियर मिलना चाहिए था और यह क्यों जरूरी है कि उनका पूरा भुगतान किया जाए। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, पेंशन का कैलकुलेशन इस प्रकार है। बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी 6,336 रुपये डियरनेस रिलीफ के साथ 50%, जिससे पेंशन में 50% का इंक्रीमेंट जुड़ा। कुल पेंशन 9,504 रुपये, बेसिक पेंशन और डीआर को जोड़कर। इसके बाद 3 महीने के एरियर की गणना की गई। एरियर 9,504 रुपये x 3 रुपये 28,512 पैसे। यह राशि 3 महीने का एरियर है। यहां तक तो सब ठीक लगता है, लेकिन समस्या यह है कि यह राशि 28,512 सही एरियर नहीं है। सच्चाई यह है कि अजीत राम जी को इससे भी ज्यादा एरियर मिलना चाहिए था। इसके पीछे कारण है कि उनका पेंशन 2014 से पहले रिटायर होने के कारण उनका पेंशन ORP 1 में रिवाइज हुआ था। ये पेंशनर्स MSSCP नायक के हिसाब से पेंशन प्राप्त कर रहे थे और उनकी सेवा अवधि 20 साल की थी। ORP 3 में उनके पेंशन का रिवीजन हुआ, लेकिन पहले से जुड़े एरियर और पेंशन बढ़ोतरी का सही हिसाब नहीं किया गया, जिसके चलते उन्हें पूरी राशि का भुगतान नहीं हुआ। ये पेंशनर्स का हक है कि उन्हें उनके रिटायरमेंट से जुड़े सभी एरियर और पेंशन रिवीजन सही ढंग से मिले। जैसा कि आपने बताया, ORP 1 के तहत पेंशन रिवाइज होकर 7,170 रुपये हुआ था। अब इस रिवाइज्ड पेंशन को समझने के लिए हम ORP 1 के 7वें टेबल का उपयोग करेंगे, जिसमें 20 साल की सेवा वाले नायक रैंक के सिपाही का पेंशन 7,170 रुपये तय किया गया था। अब हम इसे सटीक तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ताकि पता चले कि ORP 1 के हिसाब से उनका पेंशन कितनी राशि होनी चाहिए। इसके लिए हम 7वें पे कमीशन के रेट्स का उपयोग करेंगे और उनकी पेंशन कैलकुलेट करेंगे। मैं कैलकुलेटर का उपयोग करके इसे स्पष्ट कर देता हूं कि सही पेंशन कितनी बननी चाहिए और यह कैसे रिवाइज हुआ। यह रहा कैलकुलेटर, जिससे आपको 7,170 रुपये मिला। अब इसे 2.57 से गुणा करते हैं।
तो 7वें पे कमीशन के तहत उनका पेंशन 18,426 रुपये बनता है, या 18,426 रुपये, 18,427 रुपये। इस तरह ORP था में 7वें पे कमीशन का फिक्सेशन लागू होने पर उनका बेसिक पेंशन 18,427 रुपये तय हुआ। अब आइए देखें कि ORP था में उन्हें क्या दिया गया। ये .3 का 7वां नंबर टेबल है जिसे आप देख सकते हैं। इसमें अगर हम नायक वाले कॉलम को देखें तो हमें यह पता चलता है कि 20 साल की सेवा अवधि वाले नायक का पेंशन कितना फिक्स किया गया है। दोस्तों, जैसे कि आपने बताया, उन्हें 22,726 रुपये का पेंशन मिलना चाहिए था, लेकिन उन्हें 24,763 रुपये मिला, जो कि हवलदार के 20 साल की सेवा के हिसाब से तय किया गया। इसका मतलब है कि ORP 3 के तहत उनका पेंशन हवलदार के स्तर पर फिक्स किया गया, जबकि उन्हें पहले से ही MSSEP हवलदार का लाभ मिल रहा था। अब जैसा कि आप बता रहे हैं, पहले का एरियर यानी जब से MSSEP लागू हुआ था तब से लेकर जून 2024 तक का एरियर छूट गया। जुलाई 2024 से उनका पेंशन सही तरीके से रिवाइज हो गया और उन्हें सही एरियर मिलना शुरू हुआ। अब हम कैलकुलेटर का उपयोग करके इसका पूरा कैलकुलेशन समझ सकते हैं कि उन्हें पिछला एरियर कितना मिलना चाहिए था और जुलाई 2024 से उनका पेंशन रिवाइज होने के बाद कितना एरियर मिला। जैसा कि आपने बताया, उनका पेंशन हवलदार के हिसाब से रुपये 24,763 तय किया गया, जबकि उनका सही फिक्सेशन 7वें पे कमीशन के अनुसार रुपये 18,427 होना चाहिए था। इसका मतलब उनके पेंशन में रुपये 6,336 का अंतर है, जो उनके बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी के रूप में जुड़ा। इसके बाद डियरनेस रिलीफ DR जोड़कर उनका कुल एरियर 8,512 रुपये बना। यह एरियर पूरी तरह से सही तरीके से नहीं दिया गया है, क्योंकि जून 2024 तक उन्हें ORP 1 में 7वें पे कमीशन का रिवीजन 18,427 रुपये के हिसाब से मिला था, जबकि ORP 3 में उन्हें हवलदार के स्तर पर 24,763 रुपये का पेंशन शुरू कर दिया गया, जिससे उनका सही एरियर पूरी तरह से नहीं मिल पाया। अब जैसा कि आपने पेंशन स्लिप में देखा, इस हिसाब से उन्हें 8,512 रुपये का एरियर मिला। इस एरियर का कैलकुलेशन इस प्रकार हुआ: बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी 6,336 रुपये, DR इसे जोड़ने के बाद एरियर की कुल राशि 8,512 रुपये बनी। यह स्थिति दर्शाती है कि एरियर का सही हिसाब नहीं किया गया है और पेंशनर्स को उनके वास्तविक हक के अनुसार पूरी राशि का भुगतान किया जाना चाहिए। जैसा कि आपने बताया, उन्हें ORP 2 का भी फायदा नहीं दिया गया। ORP 1 में 7वें पे कमीशन का मल्टीप्लिकेशन करके जो पेंशन तय किया गया था, वही पेंशन उन्हें जून 2024 तक मिलता रहा। फिर जुलाई 2024 से उन्हें सीधे नायक से हवलदार का पेंशन शुरू कर दिया गया और उनका पेंशन हवलदार के हिसाब से एडजस्ट किया गया। इस बीच उनका जो एरियर था, यानी MSSEP लागू होने से लेकर जून 2024 तक का एरियर, वह अभी तक नहीं मिला है। हालांकि ये जागरूक पेंशनर के लिए एक संकेत है कि उन्हें यह एरियर मिलेगा, लेकिन इसके लिए थोड़ा संघर्ष और लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अब अगली जानकारी की ओर बढ़ते हैं। तिरेपन पर DR का एरियर सरकार को बदनाम कर रहा है और सरकार DR के पैसों से ब्याज कमा रही है। जी हां दोस्तों, आप सभी को पता है कि सरकार DR के एरियर के पैसे का उपयोग ब्याज कमा रही है, जो कि पेंशनर्स के लिए एक गंभीर समस्या है। जैसा कि आपने बताया, 30 अक्टूबर को DR का आदेश जारी हो चुका था, लेकिन उसके बाद भी स्पर्श द्वारा 4 महीने का एरियर अब तक नहीं दिया गया है, जो कि बड़े सवाल खड़े करता है। पिछले साल की बात करें तो 27 अक्टूबर को DR का आदेश जारी हुआ था और 31 अक्टूबर तक एरियर का भुगतान कर दिया गया था, यानी दीपावली से पहले। आमतौर पर हर साल जुलाई में जो DR बढ़ोतरी होती है, उसका एरियर दीपावली से पहले ही भुगतान कर दिया जाता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। दीपावली का समय तो निकल चुका है और अब छठ पूजा भी जा चुकी है। इसके बाद महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव भी आ गए हैं, लेकिन फिर भी DR का एरियर पेंशनर्स को नहीं मिला है। यह स्थिति
पेंशनर्स के लिए चिंता का कारण है और सवाल उठता है कि आखिर इस देरी के पीछे क्या कारण है। आपने बिल्कुल सही कहा कि अभी तक स्पर्श द्वारा 4 महीने का डीआर एरियर भुगतान नहीं किया गया है और यह एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि कहीं स्पर्श सरकार को बदनाम तो नहीं कर रहा। कई लोग यह कह सकते हैं कि एरियर आखिरकार मिल जाएगा, चाहे अब न हो तो नवंबर के अंत तक, लेकिन यह समस्या छोटी नहीं है। यह बात सिर्फ एरियर की नहीं है, बल्कि यह इस बात से भी जुड़ी है कि अगर सीपीपीसी और अन्य विभागों से एरियर का भुगतान हो सकता है, तो स्पर्श जैसे डिजिटल सिस्टम से इसे जल्दी और सही तरीके से क्यों नहीं किया जा सकता। स्पर्श एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो सरकारी आदेशों को तुरंत लागू करके पेंशनर्स को उनका हक दे सकता है। फिर भी अगर इस तरह की देरी हो रही है, तो यह पेंशनर्स के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बन जाता है। आपका सवाल बहुत महत्वपूर्ण और विचारणीय है। अगर स्पर्श को डिजिटल सिस्टम के रूप में लागू किया गया है, तो पेंशनर्स के एरियर और अन्य बेनिफिट्स को जल्दी से रिलीज करने की प्रक्रिया भी तेज होनी चाहिए थी। लेकिन फिर भी जब ऐसा नहीं हो रहा, तो यह सवाल उठता है कि आखिर क्यों इस देरी का सामना पेंशनर्स को करना पड़ रहा है। आपने सही कहा कि एक संभावित कारण यह हो सकता है कि सरकार ब्याज कमाने के चक्कर में है, यानी डीआर के एरियर को लंबा समय तक रोका गया हो ताकि उस राशि पर ब्याज कमा सके। यह भी संभव है कि स्पर्श, जो कि एक डिजिटल सिस्टम है, उस पर पर्याप्त ध्यान न दिया जा रहा हो और इससे सरकार की नकारात्मक छवि बन रही है। इसके अलावा यह भी हो सकता है कि स्पर्श द्वारा सिस्टम की धीमी गति या तकनीकी कारणों से देरी हो रही हो। लेकिन जैसा आपने कहा, यह पूरी तरह से असंभाव्य नहीं है कि सरकार के पास पैसे की कमी हो, क्योंकि डीआर की बढ़ोतरी तो एक रूटीन प्रक्रिया है और बजट में इसके लिए आवंटन पहले से ही किया जाता है। इसलिए इस देरी के पीछे सिर्फ एक ही कारण हो सकता है। सरकार द्वारा जानबूझकर इस राशि को रोका जा रहा है ताकि उस पर ब्याज कमाया जा सके, जिससे पेंशनर्स को उनका हक मिलने में देरी हो रही है। यह स्थिति पेंशनर्स के लिए निराशाजनक है, क्योंकि उनका हक उनके पास सही समय पर आना चाहिए था। यह बात बिल्कुल सही है कि देरी से डीआर का एरियर भुगतान पेंशनर्स के लिए एक गंभीर समस्या बन चुकी है। इस देरी के कारण सरकार की नकारात्मक छवि बन रही है और यह सवाल उठता है कि क्या सरकार जानबूझकर पेंशनर्स के हक में देरी कर रही है ताकि ब्याज कमाया जा सके। जैसा आपने कहा, सरकार से यह अपील की जानी चाहिए कि डीआर के 4 महीने का एरियर तुरंत भुगतान किया जाए ताकि पेंशनर्स को उनका हक मिल सके और उनकी वित्तीय स्थिति सुधर सके। अब ओआरपी की विसंगति पर 400 से ज्यादा पेंशनर्स द्वारा भेजे गए लीगल नोटिस की बात करें तो यह एक और गंभीर मुद्दा है। ओआरपी की विसंगतियों को लेकर भारत सरकार को भेजे गए इस लीगल नोटिस ने पेंशनर्स के अधिकारों की रक्षा के लिए कदम उठाने की आवश्यकता को और भी स्पष्ट किया है। दिल्ली हाई कोर्ट के एडवोकेट द्वारा भेजे गए इस नोटिस से यह संकेत मिलता है कि पेंशनर्स अब कानूनी रूप से अपनी आवाज उठा रहे हैं और अगर सरकार ने जल्द सुधार नहीं किया तो वे कोर्ट के दरवाजे तक जा सकते हैं। इस नोटिस का उद्देश्य सरकार से ओआरपी के तहत पेंशनर्स को मिलने वाली उचित राशि और सुविधाओं की पुनः समीक्षा करने का आग्रह करना है। यह एक महत्वपूर्ण कदम है और अगर यह मुद्दा कोर्ट में जाता है तो इससे सरकार पर दबाव बनेगा कि वह पेंशनर्स के अधिकारों का सम्मान करे और ओआरपी की विसंगतियों को ठीक करे। यह लीगल नोटिस, जो दिल्ली हाई कोर्ट के एडवोकेट द्वारा भेजा गया है, ओआरपी की एक बड़ी विसंगति को लेकर है। पेंशनर्स ने मिलकर 400 से ज्यादा पेंशनर्स की ओर से भारत सरकार को यह नोटिस भेजा है। यह नोटिस विभिन्न सरकारी अधिकारियों और विभागों को भेजा गया है, जैसे कि सचिव मंत्रालय ऑफ डिफेंस, सचिव विभाग ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, प्रिंसिपल कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट। इस लीगल नोटिस का उद्देश्य सरकार से ओआरपी ऑल रैंक पेंशन से संबंधित विसंगतियों को ठीक करने का आग्रह करना है। खासकर ओआरपी थर्ड लेवल की पेंशन निर्धारण प्रक्रिया में कुछ मुद्दे उठाए गए हैं जिन्हें पेंशनर्स ने गलत पाया और उनके अनुसार पेंशन का सही निर्धारण नहीं हो रहा है।
यह नोटिस सरकार से पेंशनर्स के अधिकारों का पालन करने और उचित पेंशन भुगतान सुनिश्चित करने के लिए भेजा गया है। अगर यह विसंगतियां ठीक नहीं होती तो पेंशनर्स कानूनी रूप से अपनी आवाज उठाने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। यह कदम पेंशनर्स के अधिकारों के लिए एक महत्वपूर्ण संघर्ष है और यह सरकार पर दबाव बनाएगा कि वह जल्द से जल्द इस मुद्दे का समाधान निकाले। यह लीगल नोटिस जो ऑनरी सब लेफ्टिनेंट एसएस जोगीराम द्वारा भेजा गया है, वन रैंक वन पेंशन OROP स्कीम की कार्यान्वयन में उत्पन्न इरेगुलरिटीज और डिस्क्रिपेंसीज को लेकर है। खासकर OROP थी टेबल नंबर 7 कॉलम नंबर 222 में जो विसंगतियां सामने आई हैं, उनका उल्लेख किया गया है। नोटिस में यह भी कहा गया है कि ऑनर कमीशन ऑफिसर्स जैसे JCO जो ऑनर कमीशन प्राप्त करते हैं के लेंथ ऑफ सर्विस का मुद्दा उठाया गया है। इस मुद्दे के तहत ORP 1 में जो अपेंडिक्स एक्ट जारी किया गया था, उसमें यह प्रावधान था कि अगर किसी ऑफिसर ने 32 या 33 साल की सेवा की हो तो उन्हें केवल 30 साल की सेवा के आधार पर पेंशन दिया जाएगा। यह विसंगति इस प्रकार से है कि ORP स्कीम के तहत ऑनर कमीशन ऑफिसर्स को उनके वास्तविक सेवा समय का पूरा लाभ नहीं मिल रहा है। यह एक गंभीर मुद्दा है क्योंकि यह उनके अधिकारों का उल्लंघन करता है और स्कीम के उचित कार्यान्वयन में खामी दर्शाता है। इसलिए यह लीगल नोटिस भारत सरकार से मांग करता है कि इस विसंगति को शीघ्र हल किया जाए और ऑनर कमीशन ऑफिसर्स को उनके वास्तविक सेवा समय का पूरा लाभ दिया जाए। यह लीगल नोटिस 400 से भी ज्यादा ऑनरी कमीशन ऑफिसर्स द्वारा भेजा गया है जो अपनी वास्तविक सेवा अवधि के आधार पर पेंशन फिक्सेशन की मांग कर रहे हैं। इस नोटिस के माध्यम से इन पेंशनर्स ने भारत सरकार से आग्रह किया है कि वन रैंक वन पेंशन OROP स्कीम के तहत उन्हें उनका पूर्ण सेवा समय लेंथ ऑफ सर्विस सही तरीके से लागू करके उनका पेंशन तय किया जाए। नोटिस में यह साफ तौर पर कहा गया है कि ORP थी और OROP के अंतर्गत लागू किए गए नियमों में विसंगतियां हैं जो उनकी वास्तविक सेवा समय के अनुरूप पेंशन की गणना नहीं कर रहे। उदाहरण के लिए, जिन अधिकारियों ने 30 से अधिक सालों की सेवा की, उन्हें केवल 30 साल की सेवा के आधार पर पेंशन मिल रही है, जबकि उन्हें पूरी सेवा का लाभ मिलना चाहिए। अब यह लीगल नोटिस दिल्ली हाई कोर्ट में भेजा गया है और अगर सरकार से संतोषजनक उत्तर मिलता है या वह इस पर कोई उचित कार्रवाई करती है तो मामला हल हो सकता है। यदि सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती तो यह मामला दिल्ली हाई कोर्ट में चला जाएगा। इसमें यह भी लिखा गया है कि इन अधिकारियों का पेंशन उनके वास्तविक सेवा समय के आधार पर सही तरीके से निर्धारित किया जाए, जिससे उनके अधिकारों का सम्मान हो सके। इस लीगल नोटिस में बताया गया है कि वन रैंक वन पेंशन OROP के तहत ऑनरी कमीशन ऑफिसर्स को उनकी वास्तविक सेवा अवधि के अनुसार पेंशन का लाभ नहीं दिया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर, जिनका वास्तविक पेंशन 64,300 होना चाहिए था, उन्हें केवल 40,200 दिया जा रहा है, जो कि एक बड़ी विसंगति है। इस मुद्दे को लेकर 400 से ज्यादा पेंशनर्स ने एक लीगल नोटिस भारत सरकार को भेजा है। ये नोटिस खासकर उन पेंशनर्स के लिए है जिनकी सेवा अवधि को पूरी तरह से नहीं माना गया और उन्हें केवल 30 साल की सेवा का ही लाभ दिया गया है, जबकि उनकी वास्तविक सेवा अवधि इससे ज्यादा है। अगर सरकार इस नोटिस का संतोषजनक उत्तर देती है तो मामला हल हो सकता है, लेकिन अगर सरकार कोई प्रतिक्रिया नहीं देती तो यह मामला दिल्ली हाई कोर्ट में दायर किया जाएगा। जैसा कि आपने देखा, इस मामले को लेकर OROP के तहत एक और विसंगति सामने आई है और यह लीगल नोटिस इस विसंगति को दूर करने के लिए है। अब यह देखने की बात होगी कि क्या सरकार इस पर कोई कदम उठाती है या यह मामला अदालत तक पहुंचता है। जय हिंद।